हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए विजन आईएएस की मैगजीन इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें आपका करंट अफेयर आता है। जिसमें आज जो हमारी सेशन कंप्लीट किया जाएगा वो दिसंबर 2024 की मैगजीन को कंप्लीट किया जाएगा। मतलब कि दिसंबर की जो मैगजीन है उसको कवर किया जाएगा। फिर आपकी आएगी 1 जनवरी की, उसको जैसे ही आएगी वैसे ही आपको कवर कर देंगे। अभी आपको बता दें कि हमारे द्वारा पीटी 365 भी कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेशन जरूर देखिए, क्योंकि अभी तक इसके 3 टॉपिक आए हुए थे। एक टॉपिक आया हुआ था आपका, पहला टॉपिक आया था जैसे कि शुरुआत होती है आपकी पॉलिटी की से, जैसी हर बार होती है वैसे ही इस बार भी कि पॉलिटी का जो टॉपिक आता है पीटी का, तो वो कंप्लीट किया गया। तो पॉलिटी के पार्ट को कंप्लीट किया गया। फिर आपका इकोनॉमी को कंप्लीट किया गया पीटी 365 के अंतर्गत। फिर आपका तीसरा जो आता है कल्चर, फिर उसको कल्चर को कंप्लीट किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके तीनों सेक्शन को कंप्लीट कर दिया गया है पीटी 365। अगर 2025 आप दे रहे हैं तो आप पीटी 365 तो देखते ही होंगे, तो आप इस सेशन को भी जरूर देखिएगा। जैसे ही आप हमारी मैगजीन को पसंद करते हैं तो आप इसमें ये पीटी 365 भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक आता है, टॉपिक हमारा सीक्वेंस वही रहेगा कि आपके टोटल 8 लेक्चर दिए जाएंगे। 8 लेक्चर के अंतर्गत आपको प्रत्येक सेक्शन का ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसे कि जैसा आपका सेक्शनल वाइज होता है कि एक सब्जेक्ट हुआ और एक सब्जेक्ट के साथ एक लेक्चर कंप्लीट होगा, तो वैसा ही आपका ये वाला भी कंप्लीट होगा। ये दिसंबर 2024 का है। इसके पहले का नवंबर, अक्टूबर, जितने भी मंथ है उनके हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है हर मंथ की अलग अलग, तो मंथ व्यवस्था के हिसाब से आपको पूरी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, हम पढ़ेंगे पॉलिटी। इसका एक प्रारूप ही रहता है, जैसे कि आपका राज्य व्यवस्था एवं शासन एक के अंतर्गत आता है, सेकंड के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है, तीसरे के अंतर्गत इकोनॉमी आता है, चौथे में आपकी सामाजिक गारंटी आती है, मतलब की सुरक्षा आती है, पांचवे के अंतर्गत इन्वायरमेंट आता है, छठे में सामाजिक मुद्दे आते हैं, सातवें में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आठवीं के अंतर्गत संस्कृति और नौवीं में नीति शास्त्र, 10वीं में सुर्खियों में रही योजनाएं, सुर्खियों में रही स्थल और सुर्खियों में रखे व्यक्तित्व। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका पूरा प्रारूप आपका इन 12 टॉपिक में कंप्लीट होता है। तो हमारे द्वारा इसके अंतर्गत ये होता है कि आपको टोटल 8 टॉपिक, मतलब 8 लेक्चर दिए जाते हैं। प्रत्येक जो टॉपिक है उनका एक एक लेक्चर होता है, और ये जो आपके सेगमेंट होते हैं, संस्कृति आया, नीति शास्त्र आया, और उसके साथ ही सुर्खियों में रही योजनाएं, स्थल, व्यक्तित्व जो आते हैं, इनको 8वें मतलब कि लास्ट लेक्चर के अंतर्गत कंप्लीट करा के सबमर्ज कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपके टोटल 8 लेक्चर होते हैं। तो अभी आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो आता है आपका पहला टॉपिक, राज्य व्यवस्था एवं शासन का। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के बारे में। दूसरा आएगा अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के बारे में। तीसरा आएगा भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में। आपका चौथा टॉपिक आता है प्रवासी भारतीय नागरिकों के बारे में। फिर आती है संक्षिप्त सुर्खियां, जिसमें पहली आती है राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया। दूसरी आती है दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का होना। तीसरी आती है ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना का चरण थर्ड। चौथी आती है आपकी अमृत ज्ञान पोर्टल। पांचवी आती है ई दाखिल पोर्टल, और छठी आती है राज्यसभा में वायरल विधेयक 2024 को जो पारित किया गया था, उसके कारण ये सभी चर्चा के प्रमुख बिंदु है। चलिए, तो आप अपनी चर्चा के प्रमुख बिंदुओं की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले टॉपिक, आज के पहले टॉपिक की भी शुरुआत करते हैं। तो पहले टॉपिक में आता है राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आपका आता है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में ये आखिर क्या है, और एक राष्ट्र एवं एक चुनाव का प्रावधान क्यों दिया गया, क्या किस तरीके की प्रक्रिया रही, तो इसके बारे में जानते हैं। अभी क्या हुआ है कि जैसे कि पहले तो क्या था कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई थी। रिपोर्ट जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके निर्देशन में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तब वो काफी चर्चा में रही थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में इस एक राष्ट्र एक चुनाव से रिलेटेड विधेयक बनाया गया था। तो ये जो आपका टॉपिक है ये शायद पूरे साल भर ही आपका चर्चा में रहा है, और इस मैगजीन के अंतर्गत हमने प्रत्येक टॉपिक में इसको डिटेल में भी पढ़ा है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लेकिन आज का ये जो मतलब टॉपिक है ये आता है आपका बिल से रिलेटेड। तो ये बिल से रिलेटेड इसमें प्रावधान दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या जोड़ा जाएगा, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे। अब कोई भी विधेयक अगर जोड़ा जाता है
तो उसमें कुछ संविधान मतलब कि कुछ संविधान के जो आर्टिकल होते हैं उनमें संशोधन किया जाता है, क्योंकि जो प्रक्रिया है पहले चल रही है। अब प्रक्रिया को अगर मेंटेन करना है तो उसमें कुछ संविधान जो होंगे उनमें संशोधन किया जाता है। एक दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कुछ आर्टिकल इसमें जोड़े जाते हैं। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये होती भी है क्योंकि उसमें नया आर्टिकल जोड़ रहा है। किसी भी चीज में अगर नया आर्टिकल, जैसे हमारे भारत के संविधान में, मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद आते हैं। 395 के अंतर्गत देखा जाए तो वे 440 प्लस हो जाते हैं, 450 है, 70, 60, मतलब कि मतलब काफी सारे आर्टिकल आते हैं। लेकिन मूल संविधान में तो आपके 395, तो इन्हीं 395 के अंतर्गत जो हमारे आर्टिकल आते हैं उन्हीं में आपके चेंजेस किए जाते हैं। उन्हीं में जैसे कि आपका 16 एक किलो का क्लॉज एक हो गया, जैसे 16 से अनुच्छेद 16 के बारे में एग्जाम्पल में समझते हैं कि समानता के अधिकार से रिलेटेड कुछ रोजगार भत्ते वेतन से रिलेटेड कुछ भी चीज आई, तो उसमें जो जिससे रिलेटेड जो आर्टिकल है समानता के अधिकार से रिलेटेड है, या फिर आपका संघ से रिलेटेड है या राज्यों से रिलेटेड है, तो जो भी आर्टिकल है तो उसी को उसके क्लॉज में एड ऑन कर दिया जाता है। या फिर उसमें कि जो उनकी परिभाषा दी रही हो, यानी कि जिस तरीके से पहले जो व्यवस्था चल रही हो, तो उसमें कुछ शब्दों को एड ऑन किया जाता है, कुछ शब्दों को घटाया जाता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया आपकी चलती ही है। चाहे कोई भी विधेयक, ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रीय चुनाव पे विधेयक पेश किया गया है तो उसमें ही ऐसा होगा। कोई भी विधेयक हो उसमें इस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस विधेयक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या प्रावधान है, क्योंकि ये आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक राष्ट्र साथ माने कि जितने भी चुनाव होते हैं उसको एक साथ कराने की बात करता है। अब एक साथ कैसे? ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन पूरे चुनाव करा दिए जाएँगे। हाँ, उसमें ये हो जाएगा कि आपका एक टेन्योर फिक्स किया जाएगा 5 साल में, कि उसी टाइम पे आपके विधानमंडल के चुनाव होंगे, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद के होंगे। विधानसभा के तो आप विधान परिषद के तो आपके इनडायरेक्ट होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते हैं। और जो आपके लोकसभा और आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, पंचायतों के भी जो चुनाव होते हैं, उनको भी सभी को ऐड किया जाएगा। बट क्या होगा कि 5 साल का एक टेन्योर इसके अंतर्गत लिया जाएगा। उसी टेन्योर के अंतर्गत आपको फुलफिल करना है। ये नहीं है कि आपको एक ही दिन करना है। कुछ टाइम टाइम होगा, जैसे कि पंचायतों के चुनाव के लिए 100 डे का ऐसा एक फॉर्मेट है। अभी आगे पढ़ेंगे तो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाएगा। तो उसी के से रिलेटेड ये विधि अभी पहले कुछ दिन पहले जो न्यूज़ आई हुई थी, उसी में ये हुआ था कि जो पूर्व राष्ट्रपति उनके द्वारा संसद पर ये विधेयक जो रिपोर्ट थी एक राष्ट्र एक चुनाव की, उसको पेश किया गया था। तो तब उस टाइम चर्चा में थी। अभी प्रेजेंट में विधेयक आया हुआ है तो ये चर्चा में है। तो चलिए इस विधेयक के बारे में प्रावधानों को जान लेते हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव का फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते तो हैं ही। आप अगर कंटिन्यू इन मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो हमारे द्वारा जितने भी मतलब कि 3-4 मंथ में तो आपका आया ही आया ये टॉपिक, क्योंकि इस बार आपका चुनाव भी हुआ है। तो चुनाव से रिलेटेड तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तो हमारी प्रक्रिया ये वाली लागू नहीं हुई है, लेकिन अगला जो चुनाव होगा, आने वाला जो चुनाव होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये प्रक्रिया लागू हो जाए। तो और उससे तो अभी प्रेज़ेंट में चर्चा का विषय रहेगा। तो इसको आपको समझना ही है और हमेशा के लिए अपने दिमाग में भी सस्टेन कर लेना है, इसको भूलना नहीं है। चलिए तो आज हमारा जो इस प्रक्रिया से रिलेटेड क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको जान लेते हैं। सुर्खियों में क्यों है? इसका रीज़न आता है कि एक राष्ट्र एक व्यवस्था को लागू करने से संबंधित 2 विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। तो क्या किया गया है? जो संयुक्त संसदीय समिति है, उसके लिए ये विधेयक को उस पर विचार करने के लिए भेजा गया। अब ये कौन-कौन से विधेयक है जिनको विचार करने के लिए भेजा गया है? तो पहला आता है आपका 29वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, दूसरा आता है केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक 2024। तो इस तरीके से देखा जाए तो 29वां संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा आता है केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक। तो ये दोनों विधेयक जो हैं इसके अंतर्गत इसमें सुधार करने के लिए एक से मतलब कि दोनों विधेयकों को संसदीय समिति के लिए विचार करने के लिए भेजा गया। तो ये 2 विधेयक कौन-कौन सा? पहला आता है 29वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, सेकंड आता है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024। अब चलते हैं विधेयकों के मुख्य प्रावधानों पर नजर डालते हैं। तो विधेयकों के मुख्य प्रावधानों पर नजर डाली जाए तो जैसे 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करने के संशोधन और नए अनुच्छेद को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। जैसे कि प्रत्येक आर्टिकल मतलब कि जो भी विधेयक आता है तो उसमें जिस तरीके की प्रक्रिया चलती है तो इसमें भी है। बट आपको ये याद रखना है कि इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया? 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024। इसके अंतर्गत कौन-कौन से आर्टिकल ऐड ऑन किए गए, किसमें संशोधन किया गया, इसको आगे जानते हैं।
तो संविधान में अनुच्छेदों के संशोधन के अंतर्गत बात की जाए तो अनुच्छेद 83 जो आता है, वह उसमें संशोधन किया गया है। जो आपका 83 आर्टिकल था, इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें कहा गया कि संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा और की अवधि में संशोधन होगा। जो लोकसभा की अवधि है, वह उसमें संशोधन होगा और इसमें कुछ नवीन उपबंधों को जोड़ने का बात कहा गया कि यदि लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि से पहले भंग होती है, तो उसे पुनर्निर्वाचित लोकसभा शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। और एक नए उपबंध द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोकसभा को पुरानी लोकसभा का विस्तार नहीं माना जाएगा। यानी कि जिस तरीके की प्रक्रिया अगर जैसे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है तो वो 5 साल के लिए किया जाता है, आपका लोकसभा 5 साल। लेकिन समय के पहले किस तरीके से समय के पहले किसी परिस्थिति में वो भंग हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि ये जो कार्यकाल चलेगा उसी शेष अवधि के लिए चलेगा। यानी कि पुनर्निर्वाचित होगा तो सिर्फ उसी शेष अवधि के लिए चलेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं जाएगा। पहले क्या था कि देखा जाए तो 6 महीने का जब चुनाव होता है तो 6 महीने के अंतर्गत अगर रहता है तो उस टाइम पे चुनाव नहीं होता है। और नए उपबंध द्वारा स्पष्ट किया है कि मध्यावधि चुनाव के बाद गठित लोकसभा को पुरानी लोकसभा का विस्तार नहीं माना जाएगा। तो ये होगा कि जैसे अभी मान लो ये 5 साल की अभी लोकसभा चल रही है। इसमें 5 साल की चल रही है, इसमें मतलब कि ये पार्ट डिवा मतलब कि ये भंग हो जाती है 3 साल में। 3 साल में जब भंग हो जाएगी तो 2 साल का मतलब कि 2 साल बची रहेगी। जब 2 साल बचे रहेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा कि 2 साल के लिए चुनाव होगा। 2 साल के लिए चुनाव होगा लेकिन पहले के जो लोकसभा है यानी कि पहले जो लोकसभा में जो सदस्य थे, जिस तरीके की प्रक्रिया कार्यभार चल रहा था, वैसा नहीं होगा। अगर नई लोकसभा गठित हुई है तो नए तरीके से इसके प्रारूप भी होंगे। तो इस तरीके से ये लोकसभा की पूर्ण अवधि के बारे में संशोधन करने की बात है। फिर 172 अनुच्छेद आता है जिसमें राज्य विधानसभाओं से है, जैसे कि सेम आपका 83 में आपका केंद्र में आता है यानी कि लोकसभा से रिलेटेड और 172 जो आता है वह राज्य विधानसभाओं से रिलेटेड आता है तो सेम है, वो केंद्र में है और ये राज्यों में है। फिर आते हैं अनुच्छेद 337 की ओर जो कि संशोधन से रिलेटेड की संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो क्या करता है, विधायिकाओं के चुनाव करने की शक्ति को प्रदान करता है, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, शब्दावली के बाद समानांतर चुनावों का संचालन जैसे पद जोड़े जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक तो इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा, शब्दावली के बाद समानांतर चुनाव का संचालन जैसे पद इसके अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 82 ए के तहत जो इसमें जोड़ा जाएगा। तो एक साथ चुनाव की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत नए अनुच्छेद के अनुसार भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। तो क्या कर रहा है, एक साथ आम चुनाव कराएगा, किस किस के अंतर्गत, इसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए ये आम चुनाव के बारे में करता है। इनके लागू होने की तिथि के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति प्रस्तावित बदलावों को लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर ये लागू कर सकता है और नियत तारीख के बाद लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति के पहले होने वाली किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की पूर्ण अवधि में समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाए तो जैसे कि एक तो एक साथ चुनाव के लिए प्रावधान दिया गया। अब एक साथ चुनाव किसका, आपका लोकसभा का भी चुनाव होगा और जो भी राज्य विधानसभाएं जितनी भी हैं ओवरऑल स्टेट में उनके चुनाव होंगे। फिर इनके लागू होने की तिथि किस तरीके से होगी, इसकी लागू होने की तिथि तब होगी जब राष्ट्रपति इन प्रस्तावित बदलावों को एक पहली बैठक से लागू करेगा। जो राष्ट्रपति के द्वारा जो यानी कि जो बैठक की जाएगी, जैसे कि वो धन्यवाद प्रस्ताव जब संसद में चुनाव होने के बाद जब संयुक्त बैठक का आयोजन होता है तो उस टाइम पर उस प्रस्तावित बदलावों को लोकसभा की पहली बैठक से लागू किया जाएगा और नियत तारीख के बाद यह लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले होने वाले किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा इसमें कि जो तारीख नियत की गई है और लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति के पहले होने पर किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की पूर्ण अवधि तक समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा उसी टाइम पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसमें जो तारीख पर राष्ट्रपति नियत करेगा उसी टाइम के टेन्योर पे, क्योंकि उस टाइम क्योंकि दोनों का चुनाव साथ में कराया जा गया है। तो दोनों का जब चुनाव साथ में कराया गया है तो दोनों की जो कार्यकाल पूरा होने की अवधि होगी वो भी
सेम ही होगी, चाहे केंद्र में हो या राज्य में। केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा है। इस तरीके से होगा। अब आते हैं चुनाव आयोग के अधिकार के बारे में। तो चुनाव आयोग के अधिकार के बारे में देखा जाए तो चुनाव आयोग की राय में किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराया जाएगा। क्या कहा गया है कि यदि चुनाव आयोग की राय में किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य विधानसभा का चुनाव बाद में कराया जाए। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और इससे में जैसे कि आपका लोकसभा का चुनाव 2000 जैसे अभी 2024 में हुआ तो 2029 में प्रस्तावित है और पूरे राज्य है। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसा तो नहीं है कि एक राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें अलग तरीके से चुनाव होते हैं। तो इनमें क्या हो गया कि 28 राज्यों में से किसी एक राज्य ने क्या कह दिया कि हम अभी चुनाव नहीं कराएंगे, या फिर कोई वहां पर इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो गई है कि वहां चुनाव नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में जो चुनाव होगा तो उसमें राज्यपाल जो होंगे, मतलब कि जो राष्ट्रपति से उसमें सिफारिश की जाएगी कि यह चुनाव बाद में होगा। तो ये सिफारिश के आधार पर ये होगा, ना कि वो राज्यों की स्वेच्छा से होगा कि हम अभी चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो उसमें कोई केंद्र की जवाबदेही नहीं तो होगी। तो इसमें एक केंद्र की जवाबदेही दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसमें राष्ट्रपति से सिफारिश करनी होगी कि राज्य विधानसभा का चुनाव बाद में किया जाएगा, और ये किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा और जो विधानसभा है, विधानमंडल, इन सभी के जो भी चुनाव है राष्ट्रपति के चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। और सिर्फ आपके जो स्थानीय निकाय यानी कि पंचायतें और नगर पालिका है, उनके चुनाव जो राज्य वित्त आयोग है, मतलब कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा कराया जाता है। और वो भी कौन सा निर्वाचन आयोग? जो उसकी नियुक्ति जो 243 आर्टिकल जो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, उसी के तहत ही उनका चुनाव कराया जाता है। इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत ये आता है। और यदि किसी विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया जाए तो उसे पूर्ण अवधि आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगी। और यदि चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख उसके चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना के साथ घोषित करेगा। तो क्या कहा गया है कि यदि विधानसभा का चुनाव स्थगित हो जाता है, यानी कि एक सिचुएशन तो ये कि चुनाव नहीं कराना है। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर चुनाव जो है वो स्थगित हो जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पूर्ण अवधि आम चुनाव में, मतलब कि जब जैसे कि स्थगित हो गया है तो वहां पर चुनाव उस बीच वाले टेन्योर में नहीं होगा। उसमें चुनाव तभी होगा जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होगा, उसी टाइम पर उसमें चुनाव, उसी के साथ ही उसका कार्यकाल भी समाप्त होगा। और चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख उसके चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना के साथ ही घोषित होगा। यानी कि जो चुनाव कार्यक्रम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही उसके कार्यकाल की समाप्ति होगी। तो इस तरीके से ये आपका जो नया आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल 82A को जो जोड़ा जा रहा है, उसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधानों को दिया गया है। और इसमें किसमें संशोधन किया जा रहा है? आपका 83 में भी संशोधन किया जा रहा है। 83 में किया जाएगा केंद्र के लिए, तो राज्यों के लिए 172 में भी संशोधन किया जाएगा, क्योंकि वह यह जो है वह राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। और 83 जो आता है आपका लोकसभा की अवधि से संबंधित है। और 327 के अंतर्गत क्या है? संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत है आपका, इसमें भी संशोधन होगा। तो कौन कौन सा अनुच्छेद? 83, 172, 327 और नया कौन सा जोड़ा जाएगा? 82A। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया इसके बारे में है। अब जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। क्योंकि दो विधेयक है ना, एक आता है आपका राज्यों से रिलेटेड, जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ा है। एक आता है 29वां संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश संविधान संशोधन विधेयक। तो इसके बारे में, तो इसके अंतर्गत आता है जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 के जरिए केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। ये संशोधन जो होते हैं वह विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के अनुरूप करने को प्रस्तावित करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जैसे कि केंद्र के लिए हो गया तो राज्य, जैसे कि आपका राज्यों के लिए होगा तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी तो होगा। तो दो विधेयक पेश किए जाएंगे तो वो हो गया आपके राज्यों के लिए, और ये आता है आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो इसमें आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंतर्गत प्रावधान है, जिसके जरिए क्या होगा कि केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। कौन-कौन से विधेयक में संशोधन करेगा? आपका 1963 के में करेगा, 1991 में करेगा, 2019 में करेगा। ये संशोधन जो होते हैं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के कार्यकाल को एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल के अनुरूप ही करने का प्रस्तावित किया गया है। जिस तरीके से आपका केंद्र राज्य में वो प्रक्रिया राज्यों के बारे में दी गई है, वैसे ही आपके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी दी गई है। अब चलते हैं हम एक साथ चुनाव प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि एक साथ चुनावों के बारे में। एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। अब ये इसका आशय क्या होता है कि इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराया जाएगा। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। हालांकि स्थानीय निकायों से संबंधान संशोधित विधेयक इसमें शामिल नहीं है और एक साथ चुनाव का आशय यह भी नहीं कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन पर मतदान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव करवाने का एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया हुआ है। अब जान लेते हैं इनके अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं जिसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश आती है भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें जो कि 1983 में आती है। इस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। दूसरा आता है आपका विधि आयोग, जिसमें 170वीं रिपोर्ट 1999 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। लेकिन परिणामों की घोषणा जो होगी वह विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने पर टालने की सिफारिश की जाएगी और यह सुझाव भी चुनाव के आयोजन और परिणामों की घोषणा के बीच 6 महीने के अधिक अंतराल से नहीं होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय पर संसद की स्थायी समिति जो कि 79वीं रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें 2 चरणों में समकालिक चुनाव की सिफारिश की गई और कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के कार्यकाल की मध्यावधि में और शेष विधानसभा के चुनाव के कार्यकाल के अंत में होते हैं। नीति आयोग यानी कि चर्चा पत्र 2017 में इसकी सिफारिश की गई और विधानसभाओं के कार्यकाल को चरणबद्ध तरीके से लोकसभा के कार्यकाल के समकालिक करना होता है। विधि आयोग के बारे में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट 2018 को तैयार किया गया है जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को पहले समाप्त कर देना चाहिए और कुछ विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा देना चाहिए। साथ ही 5 वर्षों में 2 बार चुनाव कराने चाहिए। तो इस तरीके से इसके बारे में अब आते हैं एक ऐसे कि एक साथ चुनाव की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एक साथ चुनाव कराने की जैसे प्रक्रिया पहले चल रही थी वैसे चलनी चाहिए। क्यों जरूरी था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट बनाई गई, सिफारिश की गई, उसके बाद रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, फिर विधेयक आए, उसमें संशोधन किया गया, आपके कुछ आर्टिकल जोड़े गए, घटाए गए। तो आखिर ऐसा क्यों रीजन था कि इस तरीके की प्रक्रिया को लाया गया? तो पहला रीजन आता है इसमें आर्थिक बोझ को कम करना। किस तरीके से आर्थिक बोझ को कम करना? इसका भी एक रीजन है कि एक चुनाव करवाने में अलग-अलग चुनाव प्रक्रिया में जुड़ी वित्तीय लागत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस मॉडल को अपनाने में अलग-अलग चुनावों के संचालन में लगने वाले संसाधन जैसे कि मानव शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा के पर खर्च में कमी होगी। दूसरा आता है आपका आर्थिक प्रभाव कि अलग-अलग समय पर बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक कार्यों में अनिश्चितता, अस्थिरता उत्पन्न होती है जिससे आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश, आर्थिक समृद्धि बाधित होती है। शासन व्यवस्था में व्यवधान और नीतिगत पंगुता देखने को मिलती है जिसमें बार-बार लागू होने वाली संहिता के कारण नीतिगत पंगुता की स्थिति उत्पन्न होती है और विकासात्मक कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है। मतदाताओं की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियां जैसे कि बार-बार चुनावों के कारण मतदाताओं में थकान की स्थिति उत्पन्न होती है। उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। प्रक्रियात्मक दक्षता और संसाधनों का समुचित उपयोग देखा जाता है और एक साथ चुनाव में चुनाव संबंधी अपराधों, विवाद कम होंगे और अदालतों पर बोझ भी घटेगा। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रावधान है जिसके कारण इसकी आवश्यकता है। अब इससे कुछ अगर इसकी आवश्यकता हो गई, इसको लागू कर दिया गया और प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए कुछ चुनौतियां भी तो आएंगी, कुछ समस्याएं भी पैदा होगी। किसी भी कोई भी कार्य अगर उसको शुरू करते हैं तो उसमें समस्याएं तो आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कार्य अगर शुरू किया गया है तो वो बिन समस्या के शुरू आ जाए या फिर कुछ बिन चुनौतियों के वो शुरू हो जाए। तो पहली तो आती है संवैधानिक चुनौतियों से रिलेटेड। अब किस तरीके की संवैधानिक चुनौती है? जैसे कि राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल में एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया राज्य अगर मनमाना मत कर रहे हैं और राज्य नहीं चाह रहे हैं कि हमें साथ में चुनाव कराना है तो उनको एकरूपता लाने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया जा सकता है।
ये दुरुपयोग कर सकते हैं। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 1 मिलियन से अधिक मतदान केंद्रों, व्यापक सुरक्षा संसाधनों की आपूर्ति होगी। एक साथ चुनाव करवाने में प्रशासनिक क्षमता पर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। संघवाद पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में संशोधन करने के लिए राज्यों की अभिपुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, इससे राज्यों की राय सीमित होगी। मतदाता व्यवहार पर प्रभाव देखने को मिलेगा कि एक साथ चुनाव कराने में स्थानीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों को वरीयता मिल जाएगी और इससे समस्याओं को अनदेखी करके राष्ट्रीय दलों को प्राथमिकता दे सकते हैं और छोटे दलों की अभिव्यक्ति को कमजोर कर सकते हैं। कानून तथा संसदीय आवश्यकताओं के अनुसार देखा जाए तो इसमें अनुच्छेद 83, 172, 327 ऐसे कई संवैधानिक प्रावधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से देखे जाए तो ये प्रमुख आर्टिकल होते हैं जिसमें इस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जो कि एक साथ चुनाव से जुड़ी होती है। और राजनीतिक जवाबदेही भी देखी जाती है कि बार बार आयोजित होने वाले चुनाव जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाते हैं और वही निर्धारित समयावधि पर एक साथ चुनाव करवाने में स्थिरता होती है। लेकिन प्रदर्शन की समीक्षा के बिना स्थिरता लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चुनौती दे सकती है। तो इससे रिलेटेड एक प्रमुख चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो एक साथ चुनाव जो है वह संभावित लाभ चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करते हैं। यह व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, चुनावी खर्चों को कम कर सकती है, शासन में सुधार कर सकती है और इसके कारण में लॉजिस्टिक संबंधी कठिनाइयों, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना, क्षेत्रीय दलों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, क्षेत्रीय मुद्दों के गौण होने जैसी चिंताएं बनी हुई हैं और इसे लागू करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने और एक मजबूत लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इसके लिए एक निष्कर्ष के तौर पर आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट आता है अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के बारे में। तो अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के बारे में अभी क्या हुआ है कि संसद की स्थायी समिति ने इसकी विफलता पर एक चिंता व्यक्त की है कि ये जो तंत्र है उसमें एक विफलता देखने को मिल रही है। तो इसमें ये हो जाता है कि आपका मेन बात है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति एक अधिनियम था, उसके बारे में कुछ प्रावधान आते हैं। कुछ आपके अनुच्छेद हैं, उनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रावधान दिए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं कि कहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ा गया है, किस तरीके की प्रक्रिया है, इसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया गया है। तो ये आता है कि जब जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए किस तरीके का तंत्र बनाया गया है, जो इसमें अत्याचार जैसे जो इसकी विफलता के लिए ये चिंता व्यक्त की गई है। जब इस समिति के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है, तो वो चीज़ें अनसेफ ही होंगी या फिर ऐसा सिस्टम जो होगा वो किस तरीके से वर्क कर रहा होगा। वर्क अगर अच्छे से नहीं कर रहा होगा या फिर चीज़ें नहीं होंगी, तभी तो ऐसी कि अभी जो प्रेज़ेंट में जो सिचुएशन आई हुई है, तभी तो आई हुई है। तो अभी हम एक ओवरऑल डेटा को जानते हैं। पहले नंबर तो हम इसके एक डेटा बैंक को जान लेते हैं कि इनका कितना रेशियो है। भारत में ये कितने परसेंटेज हैं और इनमें के कितने अपराध होते हैं और कितने दर्ज हैं। ये पहले एक डेटा बैंक को जान लेते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को चलते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो आपकी 2011 की जनगणना का ही सेंसस चल रहा है। तो 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो आबादी है वह 16.6% है। तो कितनी आती है? 16.6% ये है। 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के लिए कुल 57,582 मामले दर्ज है और 2021 में 50,900 मामले में 13.1% की वृद्धि को ये दर्शाते हैं। तो क्या है इसमें कि कुल 57,582 मामले हैं, 2021 में 50,900 मामले के तहत देखते हुए, जैसे 2021 में 50,900 और 2000 आपके 22 में 57,582 आते हैं और इस तरीके से इसमें टोटल 13.1% की वृद्धि देखी जाती है। और 2021 में इनका जो खिलाफ अपराध की दर कितनी थी? 25.3%, जो बढ़कर 28.6% हो जाती है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अब मामले में दो सिद्धि दर में 2020 में वो 39.2% थी, 2022 में कम होकर 32.4% हो जाती है। तो ये सबसे कम सिर्फ इसमें क्या चेंजेस हुआ है, सिर्फ ये इसके खिलाफ जो अपराधों के मामले की जो दो सिद्धि दर है, उसमें बस कमी हुई है और हर एक चीज में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आपके जो अपराध हैं उनके लिए आपका 13.1% की वृद्धि देखी गई है और इसमें जो
अपराध जो दर है उसके अंतर्गत आपकी 25.8 से 28.6 हो गई, यानी कि 3.3% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं उनमें 2 सीधी दर में कमी देखी गई, यानी कि इसमें 2020 में 39.2% थी, जो कि 2022 में 32.4% हो गई है। तो इस तरीके से आपकी इसमें कितनी 8.2% की इसमें कमी देख सकते हैं। 8 पॉइंट नहीं, 7.2% की इसमें कमी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कमी आती है। अब चलते हैं हम अपने मेजर टॉपिक की ओर। सुर्खियों में क्यों है? जैसे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसद की स्थायी समिति ने कई राज्यों की विफलता पर चिंता व्यक्त की है। वे अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित करने में ये विफल रहे हैं। तो आप जान लेते हैं अनुसूचित जातियों की क्या पृष्ठभूमि है, किस तरीके का तंत्र है, इसके बारे में जानते हैं। अनुसूचित जातियां और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद आता है 366। कौन सा अनुच्छेद आता है? 366, जिसमें अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। और अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में सूचित कर सकता है और संसद कानून बनाकर इस सूची में संशोधन कर सकती है। तो अगर कोई भी अनुसूचित जाति से रिलेटेड कोई भी प्रावधान है या फिर इसमें कुछ प्रक्रिया है, तो इसमें इसकी सिफारिश का एक अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति इस पे राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर इस तरीके के प्रावधान करते हैं। और जब राष्ट्रपति इसको अधिसूचित कर देते हैं तो इस पर संसद कानून बनाकर एक सूची तैयार करती है। अनुसूचित जाति शब्द को पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था और प्रेजेंट में जो भारतीय संविधान है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति शब्द का है? अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को संविधान में मतलब कि शामिल करने यानी को अधिसूचित करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। फिर आते हैं जाति आधारित निपटने के लिए तंत्र के बारे में, जैसे कि कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कुछ विधिक प्रावधान है। किसी कोई भी प्रक्रिया है तो कुछ संवैधानिक स्तर भी होते हैं और कुछ विधिक स्तर पर भी कुछ एक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत देखा जाए तो आपका मूल अधिकार आते हैं। मूल अधिकार में कौन सा? समानता। जैसे मूल अधिकार आपके कितने तरीके के हैं? 6 तरीके के हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 तरीके के मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार आता है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में कवर होता है और इसी अनुच्छेदों के अंतर्गत ही इसमें संवैधानिक प्रावधानों की बात की गई है। जैसे कि आपका अनुच्छेद 14 हुआ, 15 हुआ, 16 और 17, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समानता को उपबंध करता है, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत इसमें है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के डीपीएस पीएस जो आते हैं ये आपके भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ये आपके भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। जो ये आते हैं आपके 36, 12 से 36 तक है मौलिक अधिकार। ये आते हैं आपके 36 से 51 तक में दिए गए हैं इस तरीके से। तो ये आपके पूरे मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। तो इसी में से जो 36 से 51 है उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 46 आता है। अनुच्छेद 46 जो आता है तो उसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों को शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रावधान किया गया है। तो क्या किया गया है इसमें? अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए इसके अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ राष्ट्रीय आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है? अनुसूचित जातियों के गठन के लिए प्रावधान किया गया और इसी तरीके से जो आपका अनुच्छेद 338 है उसी में 338 ए बी के तहत, जैसे कि 338 में तो आपका अनुसूचित जातियों से रिलेटेड प्रावधान है, फिर 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए, फिर आपका 338 बी के अंतर्गत आपका पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये आपका अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही सभी का प्रावधान लिए गए हैं। तो प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 338। और इसमें डीपीएसपी के अंतर्गत कौन सा आएगा? अनुच्छेद 46। और आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा 14, 15, 16, 17। तो इस तरीके से इसके संवैधानिक प्रावधान हो गए। अब चलते हैं हम इसके विधिक प्रावधानों की ओर। तो विधिक प्रावधानों के अंतर्गत चलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 की ओर, जो कि क्या है? अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। 1976 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। इसके तहत धार्मिक और सामाजिक अयोग्यताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्पृश्यता को दंडनीय बनाया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में यह विशेष कानून SC या ST समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों को अत्याचार के रूप में परिभाषित
करता है। इसमें मामले का शीघ्र निपटान करने के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसमें हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हाथ से मेला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने और इसमें शामिल लोगों को पुनर्वास सुनिश्चित करने का उपबद्ध किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ये विधिक प्रावधान भी दिए गए। और भी विधिक प्रावधान में एक और आता है अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम 2015, जो SC/ST समुदाय से संबंधित महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को भी अत्याचार की परिभाषा इसमें जोड़ी गई है। तो इस तरीके से देखी जाए तो ये आपके प्रावधान आते हैं। अब आते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता की स्थायी समिति पर ये रिपोर्ट आई हुई है। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जैसे कि पहली आती है अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार रोकने में विफलता होना। जो कुछ राज्य जो होते हैं वह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित नहीं कर सकते। स्वच्छता कर्मी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते योजना के तहत स्वच्छता से जुड़े कार्यों में शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें अभाव देखने को मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण नहीं किया गया। योजनाओं में धनराशि का व्यय नहीं होना, जैसे कि SC हेतु लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में लक्ष्य प्राप्ति करने की एक कठिनाई देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का एक प्रभावी कार्यान्वयन इसके अंतर्गत नहीं होता है, जिसमें अधिक से अधिक गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में किया गया है। तो इस तरीके से ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। अब चलते हैं अनुसूचित जातियों के निरंतर उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में। तो किसके प्रमुख कारक हैं? जैसे कौन-कौन से कारक आते हैं? पहला तो आता है सरकार के स्तर में निश्चिंतता देखने को मिलना। दूसरा आता है सामाजिक भेदभाव की स्थिति। तीसरा आता है आर्थिक दशा सही नहीं होना। बढ़ती राजनीतिक जागरूकता होना और पांचवी आना है कानूनी तंत्र को लागू करने में विफलता होना। तो सरकार के स्तर में निश्चिंतता की बात की जाए तो इसमें अलग सुरक्षा प्रकोष्ठ का अभाव देखने को मिलता है, पुलिस की उदासीनता होती है, अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का अभाव इसके अंतर्गत दिखाई देता है। फिर दूसरा आता है सामाजिक भेदभाव के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अन्य जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होना और 2022 में 13 राज्यों में उत्पीड़न के जो मामले दर्ज किए गए वो 97.7% मामले इसके अंतर्गत दर्ज किए गए। आर्थिक दशा के सही नहीं होना, जैसे कि भूस्वामित्व ना होना, बंधुआ मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना, 34% अनुसूचित जाति आबादी वाले गरीबी रेखा से नीचे हैं और सामान्य वर्ग की जातियों में यह अनुपात 9% होता है। तो इस तरीके से आर्थिक दशा की स्थिति सही नहीं होने के संदर्भ में प्रावधान। फिर आते हैं कानूनी तंत्र को लागू करने में एक विफलता देखने को मिलती है। पहला कि कानूनी प्रावधानों को सही से लागू नहीं करना। थौराट समिति जो 2007 में आई हुई थी उसमें शिक्षा में जातिगत भेदभाव मौजूद हुआ था और 14 राज्यों के अंतर्गत इसमें 498 जिलों के उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए और इन जिलों में केवल 194 अदालतें भी गठित की गई। तो इस तरीके से आता है। बढ़ती जागरूकता राजनीतिक जागरूकता आती है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जातियों का एक राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है और वो समाज के प्रभुत्व वाली जातियों के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ी हुई है और जाति से जुड़े परंपरागत कार्यों को भी इनमें इनकार करना होता है। तो इस तरीके से अनुसूचित जातियों के एक निरंतर उत्पीड़न के लिए एक जिम्मेदार कारक के तौर पर एक प्रमुख कारक देखने को मिलते हैं। अब आगे की राय में देखा जाए यानी कि आगे किस तरीके के सुझाव हो सकते हैं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कराना, ताकि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह उचित तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं, उन्हें सख्ती से निपटना चाहिए। परिमाणात्मक लक्ष्य तय करना, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो एक भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। अगर इस तरीके के लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं तो इसमें कोई भी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान को सशक्त बनाया जा सकता है। अनुसूचित जातियों में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स के तहत जो SC छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। तो इस तरीके की योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी और भी स्कीम चला के उन पर लाभ पहुंचाया जा सके। कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही यानी कि PM दक्ष के तहत इसमें योजनाओं का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, स्वच्छता कर्मियों, अन्य वंचित समुदाय को इसका लाभ मिल सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें एक सुझाव के तौर पर हम देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में। कि हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को मंजूरी दी हुई है।
यह विधेयक जो होता है, इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को प्रतिस्थापित करता है और यह भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिकीकरण करना, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि जैसे कि कोई भी विधेयक पहले से हो, विधेयक इसमें कौन-सा विधेयक आता है आपका 1934 का विधेयक है। ये आपका पहले से है। पहले से ऐसा तो नहीं है कि अभी अगर कोई विधेयक संसद में पेश किया गया है या फिर विधेयक आया हुआ है, तो वो अभी ही नया है। बहुत रेयर ही होते हैं जैसे कि कोई ज मतलब कुछ ही विधेयक होते हैं जो आपके रेयर होते हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि शुरू से चल रही होती है। जब से संविधान बना है तो उस टाइम से समय रहते कुछ-कुछ विधेयक आए या फिर संविधान के बनने के पूर्व भी कुछ विधेयकों में उसमें संशोधन किया जाता है। कुछ-कुछ एक्ट बनाए जाते हैं। उन्हीं एक्ट के प्रारूप जो भी प्रेज़ेंट पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसकी जिस तरीके की वो व्यवस्था चल रही थी, अभी की व्यवस्था में और पहले की व्यवस्था में काफ़ी डिफरेंसेस हो गया। तो उसमें एक तरीके से आधुनिकीकरण करना, डिजिटल उपकरणों को बढ़ाना, सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, उनको ऐड ऑन करना एक तरीके से। तो पहले भी उस तरीकों को उसको ऐड किया गया, बट अभी की आवश्यकता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें भी एक काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। तो उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग संसद में एक विधेयक उसी विधेयक को संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है कि ये विधेयक अभी लेटेस्ट का होगा, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान जो पहले के होंगे, तो वो तो रहेंगे, लेकिन अभी उनकी अगर कुछ चीज़ का मतलब कि औचित्य नहीं हो, उसको हटा दिया जाएगा और उसमें कुछ-कुछ जो होंगे वो ज़्यादातर ऐड ऑन किए जाते हैं। तो ये अभी प्रेज़ेंट में क्या हुआ है कि ये 1934 का जो एक्ट था, उसी को प्रतिस्थापित किया गया है और अभी प्रेज़ेंट में 2024 का भारतीय वायुयान विधेयक को जारी किया गया है। चलिए तो अब दोनों की एक कंपैरिज़न को देख लेते हैं कि 1934 में क्या प्रावधान थे और आपके 1924 में क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम नियामकीय संरचना की ओर चलते हैं। न्यामिकीय संरचना जो आती है, इसके अंतर्गत आता है कि यह अधिनियम जो होता है 3 प्रमुख प्राधिकरणों की स्थापना करता है। कौन-कौन से प्राधिकरण? जैसे कि नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो होता है जिसमें केंद्र सरकार इन सभी संस्थानों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है। और फिर आते हैं हम आगे की ओर जिसमें इसमें किस तरीके का मानदंड में बदलाव किया गया है जैसे कि रेडियो, टेलीफोन ऑपरेटर, प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने की शक्ति दूरसंचार विभाग ने डीजीसीए को हस्तांतरित की है, यानी कि जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसको यह शक्ति दी गई है। और इस विधेयक में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को एक ही प्राधिकरण यानी कि डीजीसीए के तहत एकीकृत करके लाइसेंस प्रदायगी को आसान बनाया जाएगा। तो इस तरीके से विमानन से संबंधित गतिविधियों का विनिमय देखने को मिला है कि यह विमानन निर्माण, उपयोग, संचालन और व्यापार सहित विमान से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करती है और यह विमानों के डिजाइन को विनियमित करने की शक्ति भी प्रदान करती है। नियम बनाने की शक्ति को लेकर देखा जाए तो इसमें केंद्र सरकार ने निम्नलिखित मामलों में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त की है कि विमान से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों पर लाइसेंसिंग, प्रमाणन और निरीक्षण संबंधी मामलों पर विनिमय की शक्ति होगी, हवाई परिवहन सेवाओं की विनिमय की शक्ति होगी, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय 1944 में कार्यान्वयन हेतु बनाने के लिए शक्ति आती होगी। और इसमें जो प्रेजेंट में 2024 में है, इसमें केंद्र सरकार को अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संधि के तहत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाण पत्र और लाइसेंस से संबंधित नियम बना भी सकती है। अपराध और दंड के प्रारूपों में देखा जाए तो इसमें कुछ निम्नलिखित मामले हैं जो अधिकतम 2 वर्ष की कैद, 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया और निषिद्ध वस्तुओं के परिवहन से संबंधित नियमों के उल्लंघन से प्रावधान है। और विमानों को ऐसे तरीके से उड़ाना जैसे कि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को खतरा हो और डीजीसीए और बीसीएसी के निर्देशों का पालन न करना आदि होता है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह विवेकाधीन दंड के तौर पर भी देखा जाता है जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्धारित करने की शक्ति दी गई है कि कुछ नियमों के उल्लंघन पर सिविल और आपराधिक दंड आरोपित किए जाएंगे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के कारण में बाधा उत्पन्न करना, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा में खतरे में डालना है। तो इस तरीके से ये आपके अपराध एवं दंड को लेकर प्रावधान है। दंड के निर्धारण और अधिनिर्णय के अंतर्गत बात करें तो इसमें दंड का निर्धारण जो होगा वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिनिर्णय अधिकारी निर्णय करेंगे, जिसका पद डिप्टी सेक्रेटरी या उससे उच्च होगा। पहली अपील जो होगी अपीली अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी और यह अधिनिर्णय अधिकारी के उच्चतर पद पर होगा। दूसरी अपील जो होगी जो दूसरे अपीली अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इस पद पर पहले अपीली अधिकारी का स्तर उच्चतर होगा। तो इस तरीके से दंड का निर्धारण और अधिनिर्णय है। अब आते हैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के बारे में, जो कि एक चिंतनीय मुद्दे बने हुए हैं। डीजीसीए की सीमित स्वतंत्रता के अंतर्गत देखा जाए तो दूरसंचार, बीमा, विद्युत क्षेत्र में अन्य विनियामक संस्थानों के विपरीत केंद्र सरकार डीजीसीए पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है।
पीली प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें अपील केवल केंद्र सरकार के पास की जा सकती है, जिसकी प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। मध्यस्थम की स्थिति देखने को मिलती है कि इसमें मुआवजे से संबंधित मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा एक तरफा मध्यस्थों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान और अनुच्छेद 14 में इसका उल्लंघन माना जाता है। भारत में विमानन प्रशासन को देखने को मिलता है कि भारत में विमानन उद्योग नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शासित होगा, जिसका कार्य देश में नागर विमानन परिचालन, देश के अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन परिचालन से संबंधित नीतियों, नियमों और विनियमों का निर्माण करना होता है। फिर आते हैं एक डेटा बैंक को भी जान लेते हैं कि इसमें देखा जाए तो भारत विश्व में 9वां सबसे बड़ा विमानन बाजार यानी कि नागरिक विमान बाजार में भारत की रैंकिंग कितनी है? 9th रैंक पे आता है। और यह तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई यात्री बाजार भी है। 2024 में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 157 है और वित्त वर्ष 2024 से 14 से 2020 के बीच घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में 14.5% की वार्षिक वृद्धि दर से दर्ज की गई और देश में 15% पायलट महिलाएं हैं जो वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना अधिक होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा डेटा बैंक इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं आगे की ओर नागर विमानन मंत्रालय के तहत कार्यरत संगठन के बारे में। तो कार्यरत संगठन जो अभी आप देखे हुए हैं डीजीसीए, बीसीए, तो ये सभी संगठनों के बारे में भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहला आता है नागर विमानन महानिदेशालय के बारे में, जो कि विमानन क्षेत्र में विनियामकीय निकाय है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा विषयों में निपटता है। दूसरा आता है नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, जो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर नागर विमानन की उड़ानों की सुरक्षा के लिए मानक और उपाय निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो आता है देश के हवाई पट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाओं में एकीकृत विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है। विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो के अंतर्गत देखा जाए तो यह विमान दुर्घटना की जांच करता है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण जो है वह विमान की समस्याओं, प्रशुल्क विनियमों, हवाई अड्डा शुल्क निर्धारित करने की निगरानी और जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक कार्यरत संगठन होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रमुख वे संगठन आते हो जिसके प्रावधान होते हैं। अब आते हैं नागर विमानन से संबंधित अन्य विधान एवं व्यवस्थाओं के बारे में कि किस तरीके की इसके अंतर्गत व्यवस्था चलती है। अभी तो एक कंपैरिजन जाना, संगठनों के बारे में जाना। अब जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं कि एयरक्राफ्ट जो आता है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में यह नागर विमानन से संबंधित विविध गतिविधियों और हवाई अड्डों के लाइसेंस को विनियमित करता है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में यह हवाई अड्डों द्वारा दी जाने वाली विमानिकी सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण, प्रदर्शन मानकों की निगरानी हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की गई है, जिसमें अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन, जिसमें यह 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है और 49% इसमें स्वचालित मार्ग से एफडीआई होगी और सरकारी मार्ग से भी 49% इसमें स्वीकृत की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो जो एनआरआई है उनके लिए स्वचालित मार्ग से एफडीआई 100% एफडीआई और ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं से 100% की एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो इस तरीके से प्रक्रिया आती है। अब जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पहले, जैसे कि कुछ नीतिगत पहलों में आती है आपकी राष्ट्रीय नगर विमानन नीति, जो कि 2016 में आई थी, जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती और सुविधाजनक बनाते हैं। दूसरी आती है भारत में नागर विमानन उद्योग के लिए विजन 2024, जो कि इन्वेस्ट इंडिया को तैयार करता है, एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करता है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों और रणनीतियों को रेखांकित भी करता है। योजनाओं एवं पहलों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है आरसीएस उड़ान योजना। यह योजना का पूरा नाम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। यह स्कीम जो है 2024 में 1000 उड़ान मार्गों को चालू करने, स्वप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स के पुनरुद्धार और विकास का लक्ष्य रखता है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन के अंतर्गत देखा जाए तो यह केंद्रीय बजट 2024-25 में इसमें एमआरओ गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान दिया गया। हवाई अड्डों का निजीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 हवाई अड्डों का ऑलरेडी निजीकरण किया गया है। प्रौद्योगिकी आधारित पहले जैसे कि नभ निर्माण पहल, जो कि हवाई अड्डों की क्षमता वृद्धि करने पर लक्षित है। फिर डिजी यात्रा, जो कि डॉक्यूमेंट सहित रहित यात्रा करने के लिए यह पहल सुविधा की गई है। एयर सेवा, जो कि ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए आरंभ की गई है। जीपीएस आधारित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि गगन मिशन के बारे में, जिसका विकास जो है वह एएआई यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो के द्वारा हवाई यातायात प्रबंधन के लिए किया गया है। तो इस तरीके से प्रौद्योगिकी आधारित पहले आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के बारे में बात की जाए तो यह दिल्ली घोषणा पत्र 2024 में या दूसरे नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को अपनाया गया है, जो कि नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की एक रूपरेखा
तैयार करती है। कार्बन न्यूट्रलिटी पहलों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें हवाई अड्डों की कार्बन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित है और यह 2014 से अब तक दिल्ली में बेंगलुरु सहित कुल 73 हवाई अड्डे और 100% हरित ऊर्जा उपयोग इसमें सुनिश्चित किया गया। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह विमानन क्षेत्र एक जो है एक तरीके से परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जिसमें अवसंरचना के विकास, रीजनल कनेक्टिविटी, सतत विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति भी है और ये इसमें साथ ही में और तरीके से स्पष्टता लाकर इस कानूनी फ्रेमवर्क की जटिलताओं को दूर करके इसमें प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में, यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। और ये ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। पीआईओ और ओसी आई कार्ड धारक से रिलेटेड जो आपका भारतीय संविधान का भाग 2 है, भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आपके नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान दिए गए, उन्हीं में आपका ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारक होते हैं, उनमें भी उनसे रिलेटेड प्रावधान दिए गए। अब जान लेते हैं कि अभी प्रेजेंट में इससे रिलेटेड क्या इशू आया हुआ है कि विदेश मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने वाली सभी चिंताओं को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान ओसीआई नियम अपरिवर्तित रहेंगे। तो क्या किया गया है कि जो ओसीआई नियम है, पहले के जिस तरीके से नियम है वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए तो जान लेते हैं कि इन कार्ड धारकों के बारे में और इसमें क्या पात्रता होती है और किस तरीके के नियम होते हैं। तो कार्ड धारकों के बारे में सबसे पहले तो आती है ओसीआई योजना, जो कि 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया था। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, तो इसमें प्रस्तुत कब किया गया था इसको कि 1955 में संशोधन किया गया था और 2005 में इसको जोड़ा गया था। तो जान लेते हैं इसकी पात्रता के बारे में। जैसे कि पहला आता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक हो 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक बनने के योग्य हो और जो उस क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। जो ऐसे क्षेत्र या ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्रे प्रपोत्र या प्रपोत्री शामिल हो, जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों को नाबालिग संतान हो, जो नाबालिग बच्चा है जिसके माता पिता दोनों भारतीय और माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक या विदेशी मूल का जीवन साथी या ओसीआई कार्ड धारक विदेशी मूल का जीवन साथी जिनकी शादी आवेदन की प्रस्तुति से ठीक पहले लगातार 2 वर्षों में पंजीकृत और वैध रही हो, तो इसके रिलेटेड ये पात्रता है। और भी जैसे कि विदेशी सैन्य कर्मी चाहे वह सेवा में हो, सेवानिवृत्त हो, ओसीआई प्राप्त करने में पात्र नहीं है। 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई कार्ड धारकों की एक श्रेणी जो ओसीआई में मिला दी गई हो और 31 जनवरी 2022 तक 40.60 लाख जो 68 लाख पंजीकरण कार्ड जारी किए जाएंगे। ओसीआई कार्ड धारकों के लाभ आते हैं जैसे कि भारत यात्रा हेतु जीवन भर के लिए बहु प्रवेश और बहुउद्देशीय वीजा होना, कृषि बागान भूमि की खरीद, भारतीय बच्चों के अंतर्देशीकरण, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक, शैक्षणिक मामलों में आदिवासी भारतीयों के साथ समानता। नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 5 के का क्लॉज जी जो होता है वह ओसीआई कार्ड धारकों में 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र हो और पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष भारत रह चुका है। ओसीआई कार्ड धारक एनआरआई के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन के लिए पात्र होते हैं। अब इन पर किसके तहत मतलब कि कार्ड धारकों के लिए क्या-क्या प्रतिबंध है, जैसे कि ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं वह दोहरी नागरिकता के रूप में इन्हें नहीं समझा जाएगा, बल्कि यह कार्ड वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार भी प्रदान नहीं करता है। इसके अंतर्गत कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसकी नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 और भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है 124, उच्च न्यायालय 217 और ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होंगे। लोक नियोजन यानी कि सरकारी रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत होगी, जिसमें यह कार्ड धारक जो हो गए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्दिष्ट पद हैं उन विशिष्ट पदों को छोड़कर वह संघ या राज्यों के किसी भी लोक सेवा के पद के लिए ये पात्र नहीं होंगे और उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता, प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें सिर्फ यही जो प्रावधान है वो पूरे ओवरऑल ओसीआई कार्ड धारकों के लिए है। और जॉब से रिलेटेड जो प्रावधान है, तो उसमें कुछ विशेष पद ही उनके लिए हैं जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो और लेकिन कोई भी संघ या राज्य की जो लोक सेवा पद हैं उसमें वो पात्र नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए अपात्र होंगे और जो भी चुनाव होते हैं यानी कि संवैधानिक नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय का, उन सभी के लिए अपात्र होंगे। तो इस तरीके से इनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये ना दोहरी नागरिकता नहीं समझा जाएगा, साथ ही साथ इनको राजनीतिक अधिकार भी प्रदान नहीं किए जाएंगे।
अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आती है हमारी पहली सुर्खियां, राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का काफी प्रावधान मतलब कि काफी चर्चा में रहा था। तो चलिए जान लेते हैं कि राज्यसभा को जो सभापति उनको किस तरीके से हटाया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से किस तरीके से हटाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो इनको हटाने की प्रक्रिया का क्या संविधान में प्रावधान किया गया है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, यानी कि इनको हटाने का जो प्रावधान है, तो इसके लिए किन प्रारूपों से गुजरना होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उस प्रस्ताव को किन स्थितियों में लाया जाता है, इसको एक एक करके जानते हैं। तो विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को पेश किया हुआ है। तो क्या किया गया है विपक्षी दलों के द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। किसके खिलाफ लाया गया है? राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, यानी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अनुच्छेद 64 में क्या प्रावधान दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया दी गई है। इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, जैसे कि नोटिस अवधि का होना, कि अगर पद से जब भी हटाया जाता है तो ये संकल्प पेश होने के 14 दिन पहले इन्हें नोटिस देना जाता है। और इस नोटिस को हटाने के लिए मतलब कि जब भी ये 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है तो इस नोटिस को हटाने के पहले एक स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि इन्हें किस रीजन से हटाने के लिए प्रावधान दिया गया। दूसरा ये कि प्रस्ताव पारित करना, जैसे कि अनुच्छेद 67 के क्लॉज बी के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा उसके सभी सदस्यों में बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से उस संकल्प को सहमति जताकर पद से हटाया जा सकता है। और जहां संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहीं उपराष्ट्रपति के मामले में आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति को हटाने के आधार का उल्लेख तो है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट आती है हम सुर्खियों की ओर, दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दया याचिका पर कई निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं और दया याचिका कब जारी की गई थी और किस मामले के अंतर्गत इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, तो इनको जानते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ये दिशा निर्देश जो है महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े केस में जारी किए गए। इस निर्देश के उद्देश्य में दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों को कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। इससे संबंधित टिप्पणियों में आता है, जैसे कि विलंब का प्रभाव होना, कि दोषियों को अमानवीय प्रभाव पड़ता है, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, विलंब को चुनौती देने का अधिकार होता है जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत चुनौती दे सकते हैं। केस निर्धारण विशेष निर्धारण होता है जिसमें अनुचित और अत्यधिक विलंब को परिभाषित नहीं किया जा सकता और प्रत्येक केस के आधार पर एकाएक तय किया जाएगा। तो इस तरीके से आता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कुछ मुख्य दिशा निर्देश आते हैं, जिसमें पहली आती है दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का होना। अब किस तरीके का प्रकोष्ठ होगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने, निर्धारित समय की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। न्यायिक अधिकारी की इसमें नियुक्ति की जाएगी। सूचना साझा करना, दस्तावेजीकरण होना, राष्ट्रपति या राज्यपाल के सचिवालयों के साथ समन्वय देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार होगा, दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग होगी। कार्यान्वयन जो होगा वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी 3 महीने के भीतर, चाहे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड। सत्र न्यायालयों के दिशा निर्देश होंगे। एक्सेक्यूटिव वारंट होगा जो मृत्युदंड के परिवर्तनीय होने के बाद संबंधित राज्य के लिए आवेदन करेगा। अब जान लेते हैं दया याचिका से संबंधित कुछ प्रावधानों के बारे में, जिसमें संवैधानिक प्रावधान में दिया गया है राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये क्षमा दान की शक्ति से रिलेटेड जो प्रावधान है वो दया याचिका से रिलेटेड है। राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद 161 की जो क्षमा दान की शक्ति जो है, जिसमें 5 तरीके की क्षमादान दिए गए हैं राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति के लिए और राज्यपालों के लिए सिर्फ दो होते हैं, जैसे मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते। तो इस तरीके के राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्षमादान शक्ति का प्रावधान दिया गया है। मारूराम बनाम भारत संघ 1981 का जो केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्री पद की सलाह पर कार्य करना होगा। कानूनी प्रावधान दिए गए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 472 के क्लॉज 1 के तहत शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आते हैं।
अब आते हैं ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के चरण थर्ड की ओर कि यह जो मिशन मोड परियोजना है, इसका एक तीसरा चरण जारी किया गया। तो जब तीसरा चरण जारी किया गया तो चरण फर्स्ट को कब जारी किया गया, सेकंड को कब जारी किया गया, थर्ड की क्या अवधि है और इसे किस एस्पेक्ट में जारी किया गया था, तो इसके ओवरऑल डेटा को जानते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, सबसे पहले तो उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि न्यायालयों में संपूर्ण अभिलेखों यानी कि रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के माध्यम से न्यायालयों को डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस बनाते हुए न्याय की अधिक सुगमता इसके अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी। और इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में ई कोर्ट्स परियोजना जो है वह 2007 में कार्यान्वित की जाती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है ई कोर्ट्स परियोजना की? 2007 में होती है। जब उस टाइम पे जब इस परियोजना को शुरू किया जाता है तो इसका क्या उद्देश्य होता है? भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में संचार मतलब कि अ, सक्षम बनाना है। फिर इसका चरण फर्स्ट और सेकंड शुरू किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले आपका 2007 में ई कोर्ट्स आता है, मतलब कि यहाँ पर ई कोर्ट्स आएगा। फिर आपका 2011 से 15 के बीच में पहला चरण होगा। दूसरा आएगा 2015 से आपका 2023 का दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण आपका 2023 से 2027 के लिए होगा। तो जो पहला दूसरा चरण है इसका कार्यान्वयन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो तीसरा चरण है 2023 से शुरू होने वाला है, 2027 तक चलेगा, जो 4 वर्षों के लिए होगा, जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन है और जिसका परिव्यय 7,210 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित किया गया है। अब इसका क्या उद्देश्य है जो तीसरा वाला है? जैसे कि पहली वाली जो थी, उसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाना। और ये जो अभी ई मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है, उसके अंतर्गत क्या उद्देश्य दिया गया है कि संपूर्ण अभिलेख यानी कि ओवरऑल जितना भी रिकॉर्ड डेटा है उसको डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन, पेपरलेस बनाने के लिए न्याय की सुगमता करना सुनिश्चित करना। तो अभी जो प्रेजेंट में जो 2023 मतलब कि चरण थर्ड जो शुरू किया गया है, उसका क्या ऑब्जेक्ट बनता है कि न्यायपालिका के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, न्यायालयों, वादियों, अन्य हितधारकों के एक निर्बाध और पेपरलेस इंटरफेस इसको उपलब्ध हो सके। तो इसका ये ऑब्जेक्ट आता है। इसका कार्यान्वयन किस तरीके से होगा? हाई कोर्ट्स के द्वारा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की ये समिति की सिफारिश पर न्याय विभाग विधि मंत्रालय द्वारा ई कोर्ट्स की धनराशि जारी की जाएगी और इसमें परियोजना में कार्यान्वयन के लिए नीतिगत नियोजन, रणनीतिक नियोजन और मार्गदर्शन का काम करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चीजें आती है। अब जान लेते हैं कुछ ई कोर्ट्स के चरण थर्ड के अंतर्गत कुछ घटक आते हैं, जैसे कि S3WAAS प्लेटफॉर्म के बारे में। यह जो प्लेटफॉर्म होता है वह सुरक्षित और प्रभावी तरीके से डेटा संग्रह और प्राप्ति का समर्थन करता है। ई सेवा केंद्र पर या उपयोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। कोर्ट रूम लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशन सिस्टम और अदालतों में लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा प्रदान करता है। स्कैनिंग और डिजिटलीकरण में यह कोर्ट्स के कागजी रिकॉर्ड्स को डिजिटल प्रारूप में तब्दील करने की प्रक्रिया है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्केलेबल स्टोरेज और कंप्यूटिंग संसाधनों को प्रदान करता है। वर्चुअल कोर्ट्स में इसमें अदालती कार्यवाही के दौरान वादी और वकील सशरीर उपस्थित होने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पक्ष रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत है। और इसको जैसे कि ये जो चरण शुरू किया गया है तो इसमें डिजिटलीकरण को ही क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला आता है न्यायिक आधुनिकीकरण होगा कि जो भी डेटा होगा वह निर्णय लेने में संभव न्याय प्रदान करने के लिए पूर्णतः डिजिटल बनाएगा। लंबित मामलों को निपटान जो होगा वो तेजी से होगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है उसमें अगर न्याय जल्दी होगा इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाने के लिए, तो जो लंबित मामले हैं उनमें हम कम कर सकते हो और जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, जो हम इतना ज़्यादा वेट करना होता है, सालों-साल लग जाते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आदि को शामिल करके न्यायालय की कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और लंबित मामले को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं अमृत ज्ञान को कोश पोर्टल के बारे में कि हाल ही में आईजीओटी यानी कि आईगोट प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यह क्षमता निर्माण आयोग कर्मयोग ही भारत में संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया है। तो यह पहला तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आईगॉट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को। के द्वारा यानी कि क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी आयोग। अमृत ज्ञान पोर्टल के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्ट है? यह जो पहल है वह पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण का आयोग शिक्षकों को सशक्त बनाना, पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को गुणवत्ता बढ़ाना है। इसमें देश भर में सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को संकलित किया जाता है और ये पद्धतियां जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 15 के अनुरूप होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डिजिटल गवर्नेंस जैसे विविध नीतिगत विषय भी इसमें शामिल होते हैं। और आईगुड प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लेते हैं। यह जो प्लेटफॉर्म है ऐसे सिविल से अधिकारियों सेवा अधिकारियों के लिए ऑल इन वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। क्या प्लेटफॉर्म है? ऑल इन वन
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लर्निंग को मार्गदर्शन प्रदान करता है, चर्चाओं को होस्ट करता है, करियर को प्रबंधन करता है, अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए एक विश्वसनीय आकलन भी प्रदान करता है। अब चलते हैं ई दाखिल पोर्टल की ओर। ई दाखिल पोर्टल को जो हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस पोर्टल को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की हुई है। तो चलिए जान लेते हैं ई दाखिल पोर्टल के बारे में, जिसकी पहली बार शुरुआत 2020 में होती है और किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा की जाती है। यह जो पोर्टल है वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर कार्य करता है और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया को सरल बनाता है और उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। अब आते हैं हम राज्यसभा में बायलर विधेयक 2024 जो पारित किया गया है उसके बारे में। तो राज्यसभा में जो बायलर विधेयक पारित किया गया है, तो हाल ही में यह अधिनियम किसकी जगह लेगा? ये 2023 जब ये कानून बन जाएगा, तो ये क्या है? कानून बनने के बाद बायलर अधिनियम 1923 की जगह लेगा। कब लेगा? पूरा 100 साल का एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये 1923 की जगह लेगा। जो जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 के अनुरूप इसमें कुछ प्रावधानों को उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया और यह विधेयक जो है स्ट्रीम बायलर्स के विस्फोटक के खतरों से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो टोटल इसमें चेंजेस कब हो रहा है? 100 साल के बाद इसमें चेंजेस हो रहा है। चलिए तो जान लेते हैं बायलर विधेयक 2024 के प्रावधानों के बारे में, जिसका विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार केंद्रीय बायलर बोर्ड का गठन करती है और इसमें बायलर और बायलर में लगने वाले उपकरणों, डिजाइन, निर्माण, स्थापना, उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाता है। इसका निरीक्षण का कार्य राज्य द्वारा नियुक्त निरीक्षकों और अधिकृत थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय करने में सुगमता देखने को मिलती है, जिसमें नवीन केवल 4 गंभीर अपराध हो जिसमें जीवन या संपत्ति की हानि भी शामिल है और आपराधिक दंड के बरकरार है। वायलर अधिनियम 1923 में 7 अपराधों को इसमें आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है। फाइन को पेनल्टी में बदल दिया गया है। और अब आती है विधेयक से जुड़ी कुछ समस्याएं, जैसे कि पहली आती है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। यह जो है वह राज्य सरकार विधेयक में कुछ क्षेत्रों को छूट दी जाती है और यह उन क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में संदेह पैदा करता है। सीमित न्यायिक अधिकारिता देखने को मिलती है कि विधेयकों के प्रावधान किया गया है कि केंद्र राज्यों में नियुक्त निरीक्षकों के निर्णयों को विनियमित नियमित अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। निर्णय से असंतुष्ट होने पर संविधान में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स में रिट याचिका दायर करनी होगी और ईओडीबी में बाधा भी देखने को मिलती है, जो कि पायलट में परिवर्तन, मरम्मत, निर्माण और निरीक्षण अनुमोदन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर जो होता है वह उस वेसल से होता है जिसमें दाब में स्ट्रीम उत्पन्न होती है और यह जो आंकड़ा है वह देश भर में लगभग 40 लाख स्ट्रीम बॉयलर है और इसे संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत बॉयलर को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बॉयलर के बारे में ओवरऑल आता है। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक आज का फिनिश होता है और आपका नेक्स्ट डे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको खास तौर पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये अभी आपका पहला लेक्चर ही दिसंबर का आया हुआ है, तो आपके पूरे लेक्चर आने वाले हैं। तो आप इसको शेयर कीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पढ़ाई करें। धन्यवाद।